हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। सो आज हम कवर करने वाले हैं MHI3 हिस्टोरियोग्राफी का यूनिट 11 लोकल हिस्ट्री। एक्चुअली आई वाज वेरी बिजी, तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला वीडियोस बनाने का। अभी भी मैंने बस रैंडमली कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए हैं अपनी बुक से एंड आई हैव स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग थिंग्स। सो इस यूनिट में हम बेसिकली 3 ब्रांचेस ऑफ हिस्टोरियोग्राफी पढ़ेंगे और इसकी हेडिंग क्या है? लोकल हिस्ट्री। तो 3 तरह की लोकल हिस्ट्री हमने पढ़नी है। पहली है लोकल हिस्ट्री खुद, सेकंड है ओरल हिस्ट्री और थर्ड है माइक्रो हिस्ट्री। तीनों में हम जानेंगे क्या क्या डिफरेंसेस है, बट तीनों को ही लोकल हिस्ट्री इसलिए कहा गया है क्योंकि ये लोकल एरियाज़ और लोकल कम्युनिटीज़ की बात करता है। जो बड़े बड़े लेवल पर हिस्ट्री लिखी जाती थी उनको हटाकर ये स्मॉल स्केल लेवल पर ऑर्डिनरी पीपल, जो कॉमन लोग हैं, उनकी हिस्ट्री की बात करता है, जिन्हें कई दफ़ा मेन स्ट्रीम हिस्ट्री में इग्नोर किया गया है। तो एक तरह से जो नेशनल हिस्ट्रीज़ होती हैं, लार्ज स्केल हिस्ट्रीज़ होती हैं, उसका एक करेक्शन था ये। जो लिटिल पीपल है, छोटे छोटे लोगों की जो लाइफ है, जैसे कि फार्मर्स हो गए या और भी अलग सोसाइटी में लोग हो गए जिनको कभी भी हिस्ट्री में जगह नहीं दी जाती, ये वाली जो हिस्ट्री है वो उन लोगों की बात करती है। स्टार्ट करते हैं लोकल हिस्ट्री से। देखो, पहली लाइन में इसने कैसे लोकल हिस्ट्री को डिस्क्राइब किया है कि ये एक ऐसी हिस्टोरिकल राइटिंग है जो कि जोग्राफिकली स्मॉल एरियाज़ पर फोकस करती है। बड़े बड़े एरियाज़ में क्या हो रहा है वो हाईलाइटेड है और लोग उसको अपनी राइटिंग्स में जगह देते हैं, वो सबको पता है। बट स्मॉल एरियाज़ में क्या चल रहा है वो वाली जो राइटिंग है वो हमें इन लोकल हिस्ट्री में देखने को मिलती है। फिर इनको लिखता कौन है, कौन प्रोड्यूस कर रहा है? नॉन प्रोफेशनल हिस्टोरियंस, यानी ऐसे लोग हैं जो प्रोफेशनली उनका काम लिखना नहीं है बट वो फिर भी लिख रहे हैं। और किसके लिए लिख रहे हैं? नॉन एकेडमिक ऑडियंस, यानी कि जो ऑडियंस है वो तो ना तो वो इंटरेस्टेड है उनकी बात सुनने में, और इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि वो एजुकेट ही नहीं है। अब यहाँ ना थोड़ी सी हिस्ट्री बताइए कि लोकल हिस्ट्रीज लिखनी कब स्टार्ट हुई। तो 18 और 19 सेंचुरीज़ में लोकल एलिट्स ने लोकल हिस्ट्री लिखना स्टार्ट कर दिया था। और इसके बाद जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आया एंड अर्बनाइजेशन आया, हमें पता है कि उसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस रहे, क्या इम्पैक्ट पड़ा लोगों की लाइफ्स पर। तो जो लोकल कम्युनिटीज़ थी वो एक तरह से क्या हो गई? डीस्टेबल हो गई। कोई इधर मूव कर रहा है, कोई उधर जा रहा है, लोगों को काम नहीं मिल रहा है। तो इन सब चीज़ों से क्या हुआ, एक लोगों के अंदर एक डिज़ायर आई, एक ख्वाहिश आई कि हमें जो है अपनी लोकल लेवल पर, अपने रीजनल लेवल पर अपनी हिस्ट्री रिकॉर्ड करनी चाहिए, बिकॉज दीज पीपल आर एजुकेटेड। 1860 के बाद हमें कई ऐसे ग्रुप्स दिखाई देते हैं जो कि अपने रीजन के, अपने एरिया के हिस्ट्री को रिकॉर्ड करने में इंटरेस्टेड थे। कोई अपने लोकल चर्च के बारे में बता रहा है, उसकी हिस्ट्री बता रहा है, कोई अपनी फैमिली हिस्ट्री बता रहा है। तो ये सब एरियाज़ ऑफ इंटरेस्ट थे जो कि हमें लोकल हिस्ट्री में एज अ टॉपिक देखने को मिल रहा था। अब 1930 से पहले ना लोकल हिस्ट्री एक टाइम पास की तरह लिखी जाती थी अपनी लोकेलिटी को प्रमोट करने के लिए। 1930 के बाद अब हमें इस फील्ड में थोड़ा सा प्रोफेशनलाइजेशन देखने को मिलता है, जब कुछ बुक्स लिखी जाती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल J.D. मार्शल की फर्नेस एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सो इन बुक्स के लिखे जाने के बाद एक तरह से रेवोल्यूशन सा आ जाता है लोकल हिस्ट्री में। हम वेस्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ब्रिटेन का लिखा हुआ है कि एक तरह से दे रेवोल्यूशनाइज द राइटिंग ऑफ लोकल हिस्ट्री इन ब्रिटेन। तो एक तरह की रिकॉग्निशन मिलने के बाद अब बारी आती है एक यूनिवर्सिटी सेटअप करने की। तो 1947 में ब्रिटेन में ही एक जगह है लिसेस्टर, वहाँ पर एक पहली यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ लोकल हिस्ट्री इस्टेब्लिश होती है। अब लोकल हिस्ट्री के लिए इस यूनिवर्सिटी में जो आइडियाज़, जो पर्सपेक्टिव डेवलप हो रहा था, उसको कहा गया लिसेस्टर स्कूल। और इसमें 2 इम्पॉर्टेंट हिस्टोरियंस थे, एक थे फिनबर्ग और दूसरे थे हॉस्किन। अब ये क्या करते हैं, जो ट्रेडिशनल लोकल हिस्ट्री थी ना उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। ये क्या कहते हैं कि देखो, पहली चीज़ तो ये है कि हमने अभी पहले भी पढ़ा था कि जो लोकल हिस्ट्री थी ना उनकी शुरुआत कहाँ से हुई? पहले किसने लिखना स्टार्ट किया? लोकल एलिट्स ने लिखना स्टार्ट किया। तो कहते हैं पहली चीज़ तो यही गलत है कि जो एलिटिस्ट कंजर्वेटिव अप्रोच है इसके बेस पर लोकल हिस्ट्री लिखी गई है, ये ट्रेडिशनल लोकल हिस्ट्री लिखी गई है। तो ये तो आपका जो फोकस कर रहा है वो एलिट्स फैमिलीज़ को फोकस कर रहा है। कॉमन मैन का जिक्र कहाँ है? कॉमन मैन को कहाँ पे जगह दी गई है? एंड सेकेंड थिंग इज़ कि मेथडोलॉजी में गलती है, फैक्ट कलेक्ट करने का जो मेथड है वो सही नहीं है, लैक ऑफ ऑर्डर है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब इनको सॉर्ट आउट करने के लिए, इनको ओवरकम करने के लिए क्या किया गया, जो लिसेस्टर स्कूल था वो अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक देता है कि हमें किस तरह से रिसर्च करनी है इन एक्चुअल हमें लोकल हिस्ट्री को फ्रेम करने के लिए।
तो पहली चीज़ वो क्या कहता है कि जो रिसर्च और फील्ड वर्क होगा ना वो एम्पेरिकल होगा, डॉग्ड एम्पेरिकल होगा। डॉग्ड का यहाँ पे मतलब क्या है कि कितनी भी डिफ़िकल्टी है हमें परसिस्टेंट रहना है, मतलब उसको कंटिन्यू करना है। और रिसर्च कैसे करनी, एम्पेरिकल करनी है। एम्पेरिकल का मतलब यहाँ पे क्या है कि ऐसी रिसर्च हो जो सिर्फ थ्योरी पर बेस्ड नहीं है बल्कि ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड है। ऐसे सोर्सेज यूज़ हों जो वेरीफाइड हों, जिन्हें हम एक्चुअली देखते हों, तो ऐसी रिसर्च को हम कहते हैं एम्पेरिकल रिसर्च। तो उस पर फोकस किया जाएगा। एंड जो कॉमन मैन का जो कंसेप्ट है, कम्युनिटी का जो कंसेप्ट है, उसको हाईलाइट किया जाएगा, उसको सेलिब्रेट किया जाएगा। तो ये तो बात हुई वेस्ट की, लेकिन अगर हम एशिया और अफ्रीका की लोकल हिस्ट्री देखते हैं तो हमें बहुत डिफरेंस नज़र आता है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो लोकल हिस्ट्री है वो किस फॉर्म में है, मोस्टली ओरल ट्रेडिशन है, ओरली बोली जाती है। हाँ, कुछ हिस्ट्रीज हमें रिटन फॉर्म में भी मिलती हैं, बट जो डोमिनेट करती है वो ओरल हिस्ट्री है। होती है ना पोएम की फॉर्म में, टेल्स की फॉर्म में, कि लोग उसको बोल रहे हैं और वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो रही है। तो इस तरह की हिस्ट्री हमें दिखती है। और उनमें क्या है, एक्चुअली फैमिली हिस्ट्री है, रूलिंग डायनेस्टी की, बैटल के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन है। तो इस तरह से वो हमें देखने को मिलता है। कॉलोनियल रूल आने के बाद स्टोरी थोड़ी सी चेंज हुई। जैसे हमें पता है ब्रिटिशर्स आए तो अपने साथ वो क्या लेकर आए, उन्होंने यहाँ पर एक एजुकेशन सिस्टम, वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। अब उससे क्या हुआ कि एक एलीट क्लास इमर्ज हुई जो कि एजुकेटेड थी, जो कि इन्फ्लुएंस हुए वेस्टर्न थॉट्स से। और फिर क्या हुआ कि उन्होंने अपनी लोकेलिटी, अपनी कम्युनिटीज़ के बारे में लिखना शुरू किया। तो इस तरह से कुछ लोगों ने यूनिवर्सिटीज़ में लिखा, कुछ लोगों ने यूनिवर्सिटीज़ के बाहर लिखा। अब ये जो लोकल हिस्ट्रीज़ लिखी गई, इसको हार्नेट सर्वर कहते हैं न्यू लोकल हिस्ट्रीज़। यानी ये जो ट्रेडिशनल लोकल हिस्ट्रीज़ थी ना, जो ओरली पढ़ी जाती थी, अब उसको डिफ्रेंशिएट करके इसको नाम दिया गया न्यू लोकल हिस्ट्री। तो एजुकेटेड लोगों ने ये न्यू लोकल हिस्ट्रीज़ को लिखा भी और पब्लिश भी किया। किस पर्पज़ से कि लोकल लेवल पर लोग सेल्फ अवेयर हों, लोकेलिटी को एक तरह का मान सम्मान मिले, प्रेस्टीज मिले। तो लेकिन जो ये न्यू लोकल हिस्ट्रीज़ थी, अब ऐसा नहीं था कि जो पुराना ट्रेडिशन यानी ओरल ट्रेडिशन जो चल रहा था उससे एकदम कट ऑफ कर दिया। नहीं, अगर हमें सोर्सेज चाहिए भाई, तो पहले हमें उन ओरल लोकल हिस्ट्रीज़ को देखना पड़ेगा ना, उसको जानना पड़ेगा। सो न्यू लोकल हिस्ट्रीज़ को कंटिन्यू करने के लिए क्या किया गया, जो लोकल कम्युनिटीज़ थे उनसे इंटरेक्ट किया गया और जो लोकल ओरल सोर्सेज थे उनको भी यूज़ किया गया। जिससे क्या हुआ कि लोकल हिस्ट्री को एक रिकग्निशन मिली। इन लोकल हिस्ट्रीज़ ने एशिया और अफ्रीका में एक तरह से एक आइडेंटिटी क्रिएट करी लोकेलिटीज़ और कम्युनिटीज़ के लिए, जो कि उनका कॉमन पास्ट बताता था। अब इन हिस्ट्रीज से ना एशिया और अफ्रीका में लोकेलिटी कंस्ट्रक्ट होती है, जिससे ये पता चलता है कि लोगों का एक कॉमन वैल्यू सिस्टम था। कैसे कि लोगों का एक कॉमन कल्चर था, कॉमन एंसेस्टर्स थे लोगों के, एक एंशिएंट किंगशिप थी, आपस में एक रिलेशनशिप थी, जिससे ये शो हुआ कि एक ऐसी मॉरल कम्युनिटी एग्जिस्ट करती थी जो कि आपस में मिलजुल कर रहते थे, एक कॉमन वैल्यू सिस्टम को फॉलो करते थे। अब इससे क्या हुआ कि जो ये हिस्ट्रीज़ लिखी गई उसकी जो ऑडियंस थी वो लोकल लेवल पर भी और हमें नेशनल लेवल पर भी देखने को मिलती है। इसका रीज़न ये था कि ये जो लोकल हिस्ट्रीज़ लिखी गई थी ना, इसका रिसर्च और प्रेजेंटेशन करने का जो मेथड था वो वेस्ट से लिया गया था, यानी ये मॉडर्न हुआ। तो इससे क्या हुआ, इसकी रीच बहुत बढ़ गई, बियॉन्ड द लोकेलिटी इसकी रीच हो गई। एंड इसकी वजह से ये एक एजेंट की तरह काम करता है एक लोकल प्राइड के लिए, कि एक लोकेलिटी को एक मान सम्मान, एक गर्व महसूस होता है, एक लोकल आइडेंटिटी का सेंस हमें फील होता है। नेक्स्ट हमारी लोकल हिस्ट्री की ब्रांच आती है ओरल हिस्ट्री। अब इसमें ना, इसको पहली लाइन में बताया है कि ये वाली जो हिस्ट्री की बाउंड्री है ना, ये पोरस है, मतलब कि खोखली सी है, इसमें बहुत सारे छेद हमें दिखाई देते हैं, कुछ हम डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते। प्री मॉडर्न, मॉडर्न की है, या प्री लिटरेट, लिटरेट कल्चर है, इंडिविजुअल की बात हो रही है या कलेक्टिव की बात हो रही है, सब्जेक्ट क्या है, राइटर कौन है, हम कुछ भी इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। अब ओरल हिस्ट्री बेसिकली है क्या, कोई एक कहानी है या पोएम जो बहुत टाइम से लोग बोलते चले आ रहे हैं, वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती जा रही है। अब उस कहानी की रूट्स क्या हैं, वो उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, वो सब चीज़ें एकदम क्लियर नहीं हो पाती, बड़ी कन्फ्यूजन सी है, सब चीज़ें मिक्स मिक्स ही दिखती हैं हमें। मॉडर्न वेस्ट में जो एजुकेटेड लोग हैं, जो लिटरेट कल्चर है, वो तो इस बात को कह देता है कि जो रिटन फॉर्म में नहीं, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसलिए अफ्रीका जो कि लोकल हिस्ट्री पे बेस्ड है, उसकी तो कोई हिस्ट्री नहीं, कोई हिस्टोरिकल पार्ट ही नहीं है उसका।
अब यहाँ से हमें एक रिटेलिएशन देखने को मिलता है, एक काउंटर अटैक आता है ओरल हिस्टोरियंस की साइड से। जैन वेंसीना एक ग्रेट ओरल हिस्टोरियन है जिन्होंने अफ्रीका की हिस्ट्री पे काम किया है, और वो कहती हैं कि देखो आप कैसे डिनाई कर सकते हो कि ओरल सोर्सेज की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ओरल ट्रेडिशन जो है वो भी तो पास्ट को कंस्ट्रक्ट करने में काम करता है। जिस तरह से रिटन सोर्सेज हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, उसी तरह से ओरल सोर्सेज जो हैं वो भी एक तरह का मैसेज ही तो है पास्ट से। पास्ट में जो कहानियाँ लिखी गई वो हम जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो रही हैं, तो वो भी तो अब प्रेजेंट में लोगों को पास्ट के बारे में बता रही हैं, तो आप इसको कैसे कम्प्लीटली अबेंडन कर सकते हो। एक चीज़ क्लियर है कि जो ओरल हिस्ट्री है वो ओरल सोर्सेज पर बेस्ड है, जिससे हम पास्ट को कंस्ट्रक्ट करेंगे, रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। अब जो है ओरल हिस्ट्री है वो सिर्फ सिंपली इंटरव्यूज़ पर बेस्ड नहीं है कि सिर्फ इंटरव्यू लिया और ओरल हिस्ट्री लिखी गई। अब जो वो ये जो ब्रांच है ये मैच्योर हो चुकी है। अब हर तरह के सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस को समझा जाएगा, जैसे कि पॉपुलर बिलीव्स हो गए, मिथ्स क्या हैं, कैसी आइडियोलॉजी है, क्या परसेप्शन है, लोगों की मेमोरी कैसी है, उन सब के बेसिस पर जो है ओरल हिस्ट्री को एक्सप्लोर किया जाता है। अलग अलग ओरल हिस्टोरियंस का अपना कंट्रीब्यूशन रहा ओरल हिस्ट्रीज़ की इम्पोर्टेंस बताने में और उसको आगे ले जाने में। यहाँ तक कि इंटरनेशनल लेवल पर इनकी सेमिनार्स भी हुए, कॉन्फ्रेंसेस भी हुए, जिसमें ओरल हिस्ट्री को डिस्कस किया गया। तो एक इंटरनेशनल लेवल पर इसकी इम्पोर्टेंस हमें देखने को मिलती है। बट हम ये चीज़ डिनाई नहीं कर सकते कि ओरल हिस्ट्री में, ओरल सोर्सेज में बहुत सारी हमें प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती हैं। जैसे कि एरिक हॉब्सबॉम लिखते हैं कि जो ओरल हिस्ट्री है, ज़्यादातर जो ओरल हिस्ट्री है वो किस पर बेस्ड है, पर्सनल मेमोरी पर बेस्ड है, जो कि फैक्ट्स को प्रिजर्व करने का एक स्लिपरी मीडियम है। किसी की मेमोरी कोई रिकॉर्डर नहीं है कि जो उसने सुना वो एग्जैक्टली उसको याद रहेगा या वो वही उसको बताएगा। हो सकता है जो भी चीज़ें उसने सुनी, उसे जो उसमें इम्पॉर्टेंट लगी वो सिर्फ उसी को बताएगा, वो सिर्फ उसी को याद रखेगा। तो एक तरह से हमें यहाँ पे एक ड्रॉबैक दिखाई देता है ओरल सोर्सेज में। तो हम ये कह सकते हैं कि ओरल सोर्सेज के बेसिस पर, सिर्फ ओरल सोर्सेज के बेसिस पर हम हिस्ट्री नहीं लिख सकते। नॉलेज ऑफ पास्ट के लिए सिर्फ ओरल सोर्सेज सफिशिएंट नहीं हैं, दूसरे सोर्सेज की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। थर्ड हमारी ब्रांच आती है माइक्रो हिस्ट्री। अब इसमें क्या है कि पहले हम मीनिंग समझते हैं कि माइक्रो का मतलब हमें पता है स्मॉल होता है, एंड मैक्रो मतलब लार्ज होता है। अभी जो माइक्रो हिस्ट्री थी ना, ये एक तरह का लेट मॉडर्न रिएक्शन था। किसको लेकर? मैक्रो लेवल हिस्ट्रीज जो लिखी जाती थी ना, उससे डिसपॉइंट होकर ये माइक्रो लेवल की हिस्ट्री लिखी जाने लगी। और ये किस पर फोकस करती थी? स्मॉल यूनिट्स पर, इंडिविजुअल्स पर और ग्रुप्स पर। और इनका क्या मानना था? इनका मानना था कि जो माइक्रो लेवल पर ही आकर हम रियलिटी को पता कर पाएंगे। तो वी कैन से कि लोकल हिस्ट्री एंड ओरल हिस्ट्री के लिए माइक्रो हिस्ट्री काम करती है। एंड इन्होंने ओरल सोर्सेज, फोक टेल्स, लोकल रिकॉर्ड्स को अपने वर्क में एक्सटेंसिवली यूज़ किया है। अब इसकी शुरुआत की अगर बात करें तो 1968 में लुइस गोंजालेज ने टर्म यूज़ की थी माइक्रो हिस्ट्री। अपनी बुक के सबटाइटल में उन्होंने इस वर्ड को यूज़ किया था। एंड वो बुक क्या बताती थी? उस बुक में था एक छोटे से फॉरगॉटन विलेज के बारे में जो कि मैक्सिको में था। तो उसमें ओवर द टाइम क्या चेंजेस आए, उन्होंने उसमें उस विलेज की बात करी। इसके बाद हमें 1970 और 1980 में हमें माइक्रो हिस्ट्री एज अ हिस्टोरिकल प्रैक्टिस इमर्ज होती हुई दिखती है। अब क्या था, जैसे मैंने पहले भी बताया कि माइक्रो हिस्ट्री क्या था, एक तरह का रिएक्शन था। मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी की जो प्रॉब्लम्स थी ना, उसका एक रिस्पॉन्स था। मैक्रो हिस्टोरिकल जो थॉट्स लिखे गए थे, जैसे मार्क्सिज्म हो गया, मार्क्सिज्म का एक बड़ी सी थ्योरी है, एनालिसिस स्कूल है, तो इन सब को क्रिटिसाइज़ करता है माइक्रो हिस्टोरियन। दूसरी चीज़ ये थी कि माइक्रो हिस्टोरियंस को जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आने से लोगों को बेनिफिट हुए, उससे भी प्रॉब्लम थी। उनका क्या कहना था कि देखो जो माइक्रो हिस्टोरिकल कंसेप्ट हैं, ये क्या करते हैं, मॉडर्नाइजेशन की बड़ी तारीफ़ करते हैं, मॉडर्न साइंस को और टेक्नोलॉजी को बहुत दिखाते हैं, और इग्नोर किस चीज़ को कर देते हैं? ह्यूमन कॉस्ट को। यानी इंसानों का कितना ज़्यादा उसमें जो छोटे लेवल पर जो लोग रहे हैं उनका कितना नुकसान हुआ है इस प्रोग्रेस को आगे ले जाने में, इसको बढ़ावा देने में या फिर मॉडर्नाइजेशन लाने में, उस चीज़ को ये लोग इग्नोर कर देते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि मैक्रो लेवल पर जितने भी ग्रेट ग्रैंड नैरेटिव्स हैं, जितनी भी सोशल साइंटिफिक स्टडीज़ हुई हैं, ये क्वांटिटेटिव डेटा पर बेस्ड हैं। और जो माइक्रो लेवल पर रियलिटी है वो तो ये कैप्चर कर ही नहीं पाए। जो स्मॉल ग्रुप्स का रोल है उसके बारे में तो हमें पता ही नहीं चल पाया। तो एक तरह का हमें क्राइसिस नज़र आ रहा है, किस चीज़ का? कि मेथडोलॉजिकली फेल कर रहे हैं।
किस चीज़ की मेथडोलॉजी, कि ग्राउंड लेवल पर जो रियलिटी है ना उसको समझने में जो मेथडोलॉजी है वो तो हम अचीव कर ही नहीं पा रहे। तो हमें एक रेडिकल रिस्पॉन्स देखने को मिलता है हिस्टोरियोग्राफी में कि जो बिग स्ट्रक्चर्स हैं, जो ह्यूज कंपैरिजंस किए जाते हैं बड़े बड़े लेवल पर, इसकी जगह पर अब हमें स्मॉल यूनिट्स जो हैं सोसाइटी में उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। जो लार्ज क्वांटिटेटिव स्टडीज़ होते हैं, जो डेटा होते हैं, जो मैक्रो लेवल पर जो डिस्कशन होते हैं, ये स्मॉल लेवल की रियलिटी को कवर नहीं कर पाते। तो अब हमें फोकस कहाँ करना है, इंडिविजुअल की लाइफ पर फोकस करना है और माइक्रो हिस्टोरिकल रिसर्च को अपनाना है, जो ये मानती है, जो ये बिलीव करती है कि माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन होगा तो हम फैक्टर्स समझ पाएंगे जो कि ऑब्ज़र्व नहीं किए गए। अब एक माइक्रो हिस्टोरियन है गियोवनी लेवी। अब ये क्या करते हैं, एक तो जो हिस्टोरियन ये मानते हैं कि टेक्स्ट के अलावा भी हम चीज़ों को समझ सकते हैं, उन हिस्टोरियंस को ये सपोर्ट करते हैं और ये क्या कहते हैं कि जो माइक्रो हिस्ट्री है उसमें हम एक ही चीज़ को इंटरप्रेट नहीं करेंगे, हम सिंबॉलिक वर्ल्ड का इंटरप्रिटेशन करेंगे। और इंटरप्रिटेशंस कैसे होते हैं, अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, सिर्फ एक ही इंटरप्रिटेशन तक हम लिमिटेड नहीं है। एंड लेवी क्या करते हैं, जो मैक्रो लेवल के कंसेप्ट है ना उनको रिजेक्ट करते हैं, जैसे कि रिलेटिविज्म, इरेशनलिज्म, इनको बिल्कुल डिस्प्रूव कर देते हैं। इनका क्या कहना है कि रिलेटिविज्म जो हमने पढ़ा था पोस्ट मॉडर्निज्म में, क्या होता है कि कोई भी एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं होता, कुछ लोगों के लिए कुछ चीज़ें सही होती हैं, कुछ लोगों के लिए कुछ चीज़ें गलत होती हैं, तो जो जैसा मानता है वो वैसा करता है। अगर हम इन सब कंसेप्ट को अपने वर्क में यूज़ करेंगे तो हम सिर्फ टेक्स्ट को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो इवेंट उसमें लिखा हुआ है हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे। अब माइक्रो हिस्ट्री का हमें एक मार्क्सिस्ट वर्जन भी दिखता है जिसमें वो 3 एलिमेंट्स की बात करते हैं। मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ हिस्ट्री, पहली चीज़ कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि सोसाइटी में सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। सेकेंड चीज़ क्या है कि कोई भी कल्चर ना कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं होता, इकोनॉमिक फोर्सेस पर, इकोनॉमी पर डिपेंड होता है। एंड थर्ड चीज़ क्या है, हिस्ट्री क्या है, फैक्ट्स पर बेस्ड है और रियलिटी को पता लगाने के लिए उसका केयरफुल एनालिसिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड फर्दर माइक्रो हिस्टोरियंस क्या बिलीव करते हैं कि स्मॉल लेवल पर हम रियलिटी, रियल नेचर ऑफ वैल्यूज़ एंड बिलीव्स जो लोग रखा करते थे, जो लोगों का बिलीफ होता था, जो उनकी वैल्यूज़ थी, उनका रियल नेचर हम तभी पता लगा सकते हैं जब हम स्मॉल लेवल पर उसको एनालाइज करें। और स्मॉल लेवल पर हम एनालाइज कैसे करेंगे, अपना स्केल ऑफ ऑब्जर्वेशन को रिड्यूस करके, जितना ज़्यादा रिड्यूस करेंगे उतना ज़्यादा वो जूम होगा, तो एक इंटेंसिव स्टडी होगी। सो लेवी समराइज़ करते हैं कुछ बेसिक फीचर्स माइक्रो हिस्ट्री के, जैसे कि रिडक्शन ऑफ स्केल है, रैशनैलिटी, लॉजिकली डिबेट होगी, साइंटिफिक पैराडिगम, जो एग्जांपल देंगे किसी भी चीज़ का वो बिल्कुल टिपिकल होगा, एंड जो जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं उसकी स्पेसिफिक डेफिनेशन होगी, और रिलेटिविज्म को तो आप रिजेक्ट ही कर दो। ठीक है जी, तो ये था लोकल हिस्ट्री जो मैंने आपको शॉर्टली समझाने की कोशिश करी। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड कल आप लोगों का एग्ज़ाम है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। जितना मुझसे टॉपिक्स कवर हुए मैंने अपना बेस्ट दिया आपको समझाने को। यू कैन गिव द फीडबैक इन कमेंट सेक्शन, मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ। एंड थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।